भारत नेपाल के दरमियान हुए 7 समझौतों पर दस्तखत। बथाना नेपाल यार्ड रेल लिंक का हुआ इफ्तिताह। पेट्रोलियम पाइपलाइन के जरिए भी जुड़े दोनों मुल्क। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, पार्टनरशिप को सुपरहिट बनाने के लिए किए गए अहम फैसले। तशद्दुद मुतासरा मणिपुर में वजीर दाखिला अमित शाह ने पेश किया अमन मंसूबा। कहा, गलतफहमी के सबब हुआ मनमुटाव, जल्द निकलेगा हल। अमन कमेटी के क़याम का ऐलान। रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज की सदारत में अदालती कमीशन करेगा तशद्दुद की जांच। सीबीआई की खुसूसी टीम करेगी 6 मामलों की जांच। मणिपुर में क़याम अमन के लिए कल से शुरू होगा पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन। वजीर दाखिला अमित शाह ने दी वार्निंग। कॉम्बिंग ऑपरेशन के बाद मिले हथियार तो होगी सख्त कानूनी कार्रवाई। समझौते की शर्त तोड़ने वाले ग्रुप भी कार्रवाई के लिए रहें तैयार। मणिपुर तशद्दुद में जान गंवाने वाले मुतासिरा कुंभों के खाते में डीबीटी के जरिए सीधे पहुंचेंगी 10 लाख रुपए की रकम। मरकजी सरकार की तरफ से कल भी होगा राहत और बाज़ाबादकारी पैकेज का ऐलान। गैर मुल्की दौरे पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के जाहिराना तेवर। रविशंकर प्रसाद ने कहा, भारत की तरक्की के सफर के खिलाफ नफरत भरा माहौल तैयार करना कतई मंजूर नहीं। और थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे किरण जॉर्ज। चीन के वुंग होंगयांग को 21-11, 21-19 से शिकस्त देकर आखिरी 8 में बनाई जगह। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। भारत और नेपाल के दरमियान ताल्लुकात के आज कई नए बाब जुड़े। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में आज एक नई तवानाई देखने को मिली। नेपाल में वजीर आजम का ओहदा संभालने के बाद पहली बार वजीर आजम पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत के दौरे पर हैं और आज उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ 2 तरफा मुज़ाकरात हुए। इस दौरान दोनों मुल्कों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। इस बातचीत के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान 7 समझौतों पर दस्तखत किए गए, जो तिजारत और कॉमर्स, सरहद पार पेट्रोलियम पाइपलाइन, इंटीग्रेटेड जांच चौकियों की तरक्की, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और अदायगी निज़ाम जैसे मौज़ूआत पर मबनी थे। दोनों वज़ीर आज़म ने मुश्तरका तौर पर भारतीय रेलवे की कार्गो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सर्विस बथाना से नेपाल कस्टम यार्ड को जोड़ती है। दोनों मुल्कों के रहनुमाओं ने रूपाई दहिया, नेपालगंज और सनोली भैरहवा के दरमियान इंटीग्रेटेड जांच चौकियों का भी इफ्तिताह किया। भारत और नेपाल अब पेट्रोलियम पाइपलाइन के जरिए भी आपस में जुड़ गए हैं। दोनों लीडरों ने मुश्तरका तौर पर भारत और नेपाल के दरमियान मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का संग बुनियाद रखा। और नेपाल के वजीर आजम पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे याद है कि 9 साल कबल 2014 में इक़्तिदार संभालने के 3 माह के अंदर मैंने नेपाल का पहला दौरा किया था। उस वक्त मैंने भारत नेपाल ताल्लुकात के लिए हिट फार्मूला दिया था। हाईवेज, आईवेज और ट्रांसवेज मैंने कहा था, हम ऐसे ताल्लुकात कायम करेंगे कि भारत और नेपाल की सरहदें रुकावट ना बन पाएंगी। इसके लिए आज कई अहम फैसले लिए गए हैं। कार्यभार संभालने के 3 महीने के भीतर मैं नेपाल की अपनी पहली यात्रा की थी। उस समय मैंने भारत नेपाल संबंधों के लिए एक हीट फार्मूला HIT दिया था। हाईवेज,
हाईवेज और ट्रांसवेज। मैंने कहा था कि भारत और नेपाल के बीच ऐसे संपर्क स्थापित करेंगे कि हमारे बॉर्डर्स, हमारे बीच बैरियर्स न बने। ट्रक्स की जगह पाइपलाइन से तेल का निर्यात होना चाहिए। साझा नदियों के ऊपर ब्रिज बनाने चाहिए। नेपाल से भारत को बिजली निर्यात करने के लिए सुविधाएं बनाई जानी चाहिए। फ्रेंड्स, आज 9 साल बाद मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप वाकई में हिट है। और वजीर आजम मोदी ने कहा कि पिछले 9 सालों में हमने कई शोबों में बहुत सी कामयाबियां हासिल की हैं। मीरगंज में नेपाल की पहली आईसीपी बनाई गई है। पिछले 9 सालों में हमने अनेक क्षेत्रों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। बीरगंज में नेपाल की पहली आईसीपी बनाई गई। भारत नेपाल के बीच हमारे क्षेत्र की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाई गई। हमारे बीच पहली ब्रॉडगेज रेल लाइन स्थापित की गई। सीमा पर नई ट्रांसमिशन लाइंस का निर्माण किया गया है। अब हम नेपाल से 450 मेगावाट से अधिक बिजली आयात कर रहे हैं। और आज भारत और नेपाल के दरमियान तवील मुद्दती पावर ट्रेड एग्रीमेंट भी तय पाया है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि हमने आने वाले 10 सालों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली दरामद करने का हदफ रखा है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि भारत और नेपाल के दरमियान सकाफती रिश्ते बहुत ही पुराने और बहुत ही मजबूत हैं। इनको मजीद तक़वियत देने के लिए प्रचंड जी और मैंने फैसला किया है कि रामायण सर्किट से मुतालिक प्रोजेक्टों को तेज किया जाए। अपने ताल्लुकात को हिमालय की तरह बुलंद करने के लिए काम करते रहेंगे। भारत और नेपाल के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने हैं और बहुत मजबूत है। इस सुंदर कड़ी को और मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री प्रचंड जी और मैंने निश्चय किया है कि रामायण सर्किट से संबंधित परियोजनाओं में तेजी लाई जानी चाहिए। हम अपने रिश्तों को हिमालय जितनी ऊंचाई देने के लिए काम करते रहेंगे और इसी भावना से हम सभी मुद्दों का, चाहे बाउंड्री का हो या कोई और विषय, सभी का समाधान करेंगे। वजीर आजम मोदी ने कहा कि आज वजीर आजम प्रचंड और मैंने हमारी शराकतदारी को मुस्तकबिल में सुपरहिट बनाने के लिए बहुत से अहम फैसले लिए हैं। आज ट्रांजिट मुआहदा तय पाया है। हमने नेपाल के रेलवे वालों को इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग फराहम करने का भी फैसला किया है। आज ट्रांजिट एग्रीमेंट संपन्न किया गया है। इसमें नेपाल के लोगों के लिए नए रेल रूट्स के साथ साथ भारत के इनलैंड वाटरवेज की सुविधा का भी प्रावधान किया गया है। हमने नए रेल लिंक स्थापित कर फिजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ाने का निर्णय लिया। साथ साथ भारतीय रेल संस्थानों में नेपाल के रेल कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। नेपाल के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सिरसा और झूलाघाट में 2 और पुल बनाए जाएंगे। क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट के लिए उसके माध्यम से फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में उठाए गए कदमों का हम स्वागत करते हैं। इसका लाभ हजारों विद्यार्थी, लाखों टूरिस्ट और तीर्थयात्रियों के साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत आए मरीजों को भी मिलेगा। भारत के दौरे पर आए नेपाल के वजीर आजम पुष्पकमल दहल प्रचंड वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनके 9 साल दौरे इक़्तिदार की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। We are happy to see the remarkable transformation of India's economic
and development landscape under the able leadership of Prime Minister Modi ji. I congratulate Prime Minister Modi ji on completion this week of 9 years in government with far-reaching achievement on many fronts. The relation between Nepal and India are age-old and multifaceted. These relations stand on the solid foundation built on the one hand by the rich tradition of civilizational, cultural, socio-economic linkage, and on the other by the two countries' firm commitment to the time-tested principle of sovereign equality, mutual respect, understanding and cooperation. और नेपाली वजीर आजम ने बिजली के मामले में अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भी भारत का शुक्रिया अदा किया। I appreciate India's import of 452 megawatt of power from Nepal and requested Prime Minister Modi ji for approval of the import of additional 1200 megawatt of power from Nepal, including 456 megawatt upper Tamakosi. I thank Prime Minister Modi ji for positive response. आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी गैर मुल्की दौरे पर जिस तरह से बयान दे रहे हैं उससे एक बार फिर से हंगामा बरपा है। बीजेपी बहुत जारहाना अंदाज में राहुल गांधी को निशाना बना रही है। आज सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने उन पर हमला करते हुए कहा कि राहुल को मुल्क के इदारों पर एतमाद क्यों नहीं है, वो गैर मुल्की सरजमीन पर नफरत का बाजार क्यों बना रही है। राहुल गांधी विदेश में घूम रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत का पैगाम लेके आया हूं। राहुल गांधी, भारत की विकास यात्रा के खिलाफ आप नफरत का बाजार क्यों फैलाते हैं, अविश्वास का बाजार क्यों फैलाते हैं? मिस्टर राहुल गांधी, आई विश टू रिस्पॉन्ड टू योर लाउड क्लेम रिपीटेडली मेड दैट यू सीक टू स्प्रेड लव एंड अफेक्शन इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ हेट्रेड. But why you are spreading a market of pessimism, of almost open public display of lack of faith in India's development story? तो आपका मोहब्बत का पैगाम एक बहाना है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत के विकास के खिलाफ दुनिया में नफरत का बाजार फैलाना आपकी प्राथमिकता है। बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यूपीए के दौर में भारत की मईशत बहुत कमजोर थी, लेकिन मोदी हुकूमत में ये बहुत अच्छी हो गई है। हम इस मुद्दे को बड़े संवेदनशील तरीके से ले रहे हैं। खिलाड़ियों की मांग एक कमेटी बनाने की थी, हमने वो भी बनाई, जांच करवाने की थी वो भी करवाई। पुलिस से एफआईआर करवाना चाहते थे, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी की। सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाने के लिए कहा। वो वर्ल्ड जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके पदाधिकारियों को काम नहीं करने देना चाहते थे, हमने वो भी किया कि रेसलिंग फेडरेशन काम नहीं करती है। उन्होंने कहा सब कमेटी बने, हमने कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर भी आईओ ने बना कर दे दी। अब ट्रायल्स भी आईओ की कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कर रही है दिल्ली। और ये बयान था वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर का भारत के रेसलिंग फेडरेशन के साबिक सदर ब्रिज भूषण के खिलाफ मुल्क के कुछ पहलवानों के एहतजाज के मामले पर आज उन्होंने ये बयान दिया। आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मणिपुर में तशद्दुद के वाक़यात की तहकीकात के लिए अदालती तहकीकाती कमीशन की तश्कील का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज इन वाक़यात की तहकीकात करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला ने रियासत के गवर्नर की सदारत में एक अमन कमेटी के क़याम का भी ऐलान किया है। इस कमेटी में रियासत के हर तबके के लोगों की नुमाइंदगी होगी। भारत सरकार विगत 1 महीने से चलती हुई हिंसा होने के कारण और हिंसा में किसकी जिम्मेदारी है, इस सभी की जांच के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्तर के रिटायर्ड न्यायाधीश का न्यायिक आयोग गठित कर जांच करेगा और ये जांच भारत सरकार की ओर से कराई जाएगी। भारत सरकार मणिपुर के गवर्नर साहिबा की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन करेगी, जिसमें सभी का समावेश होगा। उद्योगपति भी होंगे, खिलाड़ी भी होंगे, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी होंगे, चुने हुए प्रतिनिधि भी होंगे और अलग अलग
सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि भी सभी प्रकार के होंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला ने रियासत में तशद्दुद से मुतासरा लोगों के लिए एक रिलीफ और बाज़ आबादकारी पैकेज का भी ऐलान किया। तशद्दुद में हलाक होने वालों के लवाहिकीन को मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत की जानिब से 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। ये रकम बराह रास्त DBT के जरिए मुतवफ़्फ़ी के रिश्तेदारों के खातों में मुंतकिल की जाएगी। तशद्दुद में ज़ख्मी और जिनकी इमलाक को नुकसान पहुंचा है उनके लिए भी रिलीफ पैकेज का ऐलान मरकजी वज़ारत दाखिला की तरफ से किया जाएगा। एक रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पैकेज को भी तैयार किया गया है। जितने भी लोगों का जान गया है वो सभी को 5 लाख रुपया मणिपुर सरकार की ओर से और 5 लाख रुपया भारत सरकार की ओर से 10 लाख रुपया दिया जाएगा। ये राशि DBT के माध्यम से उनके परिवारजनों के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। जो इंजर्ड हुए हैं उन इजाग्रस्तों के लिए, जिनकी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, उन लोगों के लिए भी एक रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पैकेज तय कर लिया गया है, जिसकी डिटेल घोषणा कल भारत सरकार के गृह मंत्रालय से हम करेंगे। मरकजी हुकूमत ने मणिपुर को 30,000 मेट्रिक टन चावल भी भेजा है ताकि मणिपुर के लोगों को ज़रूरी अशिया की किल्लत का सामना ना करना पड़े। ये सप्लाई मणिपुर के लिए मुकर्रर करदा कोटे के अलावा है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि गैस, पेट्रोल और सब्जियों की सप्लाई के इंतजाम किए गए हैं। PDS के अलावा उनकी तकसीम के लिए एक कैंप भी खोला जाएगा। ज़रूरी अशिया के अलावा अद्वियात भी यहाँ से दी जाएंगी। रियासत में पेट्रोल की कमी न होने के लिए वज़ारत दाखिला ने रियासत में कुछ ऐसे पेट्रोल पंप्स की निशानदही की है जहाँ पर पेट्रोल हमेशा ही दस्तियाब रहेगा। मणिपुर की जनता को चीज वस्तुओं की कमी न हो, इसके लिए 30,000 मेट्रिक टन नियत कोटा से एक्स्ट्रा चावल भारत सरकार ने यहां पर भेजा है। गैस, पेट्रोल और सब्जियों की भी आपूर्ति की व्यवस्था कर दी गई है। सारी चीजें ऑन वे हैं और उनके वितरण के लिए सस्ता अनाज की जो दुकान है, इसके अलावे एक अलग से कैंप खोला जाएगा जहां उनके इलेक्ट्रॉनिक राशन कार्ड से भी अनाज मिलेगा और जिनको परचेस कर चाहिए उसको भी मिलेगा। वहां से सब्जियां भी बांटी जाएगी, दवाइयां भी बेची जाएगी और पेट्रोल पंप कुछ चयनित कर दिए गए हैं जो दिन रात खुले रहेंगे, जिससे पेट्रोल की किल्लत यहां पर हो न सके। रियासत में तशद्दुद की सूरत हाल के पेश नज़र मरकजी वज़ीर दाखिला ने लोगों की नकलो हरकत में दरपेश मसाइल के पेश नज़र कुछ इंतजामात का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर के कुछ हिस्सों से लोगों को अदालत में आने में दिक्कत होती है, इसलिए रियासत में 3 मकामात चौरा, चांदपुर, मोरे और कंपोकली पर ऐसे इंतजामात किए जा रहे हैं जहां से लोग वर्चुअल तरीके से हाईकोर्ट की कार्रवाई में शामिल हो सकेंगे। जब तक हालात मामूल पर नहीं आ जाते तब तक ये इंतजाम जारी रहेगा। कोर्ट में मणिपुर के कुछ हिस्सों से आने में तकलीफ है। हम हाईकोर्ट के साथ चर्चा कर रहे हैं। 3 जगह पे वर्चुअल माध्यम से अपीयर हो सके इस प्रकार की व्यवस्था की है, करने जा रहे हैं हम चूड़ाचांदपुर, मोरे और कंपोकली में, जहां से मणिपुर हाईकोर्ट में सीधी अपनी बहस भी कर सकेंगे और हाईकोर्ट लिबरल तरीके से उनको जब तक स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती डेट भी दे पाएगी। इससे काम करने में काफी सरलता होगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शो ग्रुप को भी सख्त पैगाम दिया और कहा कि पुलिस कल से मणिपुर में कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू करेगी। इसका ऐलान करते हुए अमित शाह ने मुसल्लह अफराद को खबरदार किया है कि कल के बाद अगर उनसे असलाह बरामद हुआ तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, मैं एक स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं सू ग्रुप वालों को भी एक कठोर संदेश देना चाहता हूं कि सू एग्रीमेंट का किसी भी प्रकार का वायोलेशन, किसी भी प्रकार का विचलन बहुत सख्ती से साथ लिया जाएगा और वो समझौते के भंग के रूप में लिया जाएगा। तो कृपया समझौते की सभी शर्तों का कठोरता से आप पालन करिए। आज से हम इसको
बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेंगे। और जिन लोगों के पास हथियार हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने हथियार पुलिस के सामने सरेंडर कर दें। कल से पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन करेगी और कॉम्बिंग ऑपरेशन करने के बाद जिनके पास से हथियार मिलेंगे उन पर कठोर न्यायिक धाराएं लगाई जाएंगी। नाजरीन, आपको एक बार फिर से बता दें कि भारत के रेसलिंग फेडरेशन के साबिक सदर बृजभूषण सिंह के खिलाफ मुल्क के कुछ पहलवानों के एहतजाज के मामले पर आज मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत का इनेकाद किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस पंचायत में किसान पहलवानों की तहरीक हिकमत अमली तय करेंगे। ये इस वक्त में हो रहा है जब मुल्क के वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर मुसलसल उनसे पुलिस और अदालतों पर एतमाद करने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तहकीकाती रिपोर्ट आने दें क्योंकि हुकूमत भी मुजरिमों को सजा देना चाहती है। बहरहाल इसके बावजूद पहलवान अपने मुतालबे पर कायम है। हम इस मुद्दे को बड़े संवेदनशील तरीके से ले रहे हैं। खिलाड़ियों की मांग एक कमेटी बनाने की थी, हमने वो भी बनाई। जांच करवाने की थी, वो भी करवाई। पुलिस से एफआईआर करवाना चाहते थे, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी की। सुप्रीम कोर्ट गए तो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाने के लिए कहा। वो जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके पदाधिकारियों को काम नहीं करने देना चाहते थे, हमने वो भी किया कि रेसलिंग फेडरेशन काम नहीं करती है। उन्होंने कहा सब कमेटी बने, हमने कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर भी आईओ ने बना कर दे दी। अब ट्रायल्स भी आईओ की कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कर रही है, दिल्ली पुलिस जांच भी कर रही है। तो जो प्लेयर्स ने कहा वही सब कुछ हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं, देश में किसी भी नागरिक की अगर इस तरह की कोई भी कंप्लेंट आती है तो उस पर पुलिस जांच करती है और पुलिस जांच के बाद ही कार्रवाई होती है। इस केस में भी बड़ी तेजी के साथ जांच हो रही है। बहुत सारे लोगों के बयान होने थे, वो हुए भी हैं और पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी और जब चार्जशीट फाइल करेगी उसके बाद उचित कार्रवाई भी होगी। मरीख पर जिंदगी तलाश करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन इस दौरान ETH ज्यूरिख में साइंसदानों की एक टीम मरीख पर सतह की साख जानने की कोशिश कर रही है। साइंसदानों की टीम मरीख पर 4.6 शिद्दत के ज़लज़ले की तहकीक कर रही है। टीम का ख्याल है कि इस तहकीक के जरिए ये फैसला करने में मदद मिलेगी कि सुर्ख सैयारे पर मुस्तकबिल में इंसान बरदार मिशन को किस जगह पर ले जाना है। ये आवाज मरीख पर आने वाले 4.6 शिद्दत के ज़लज़ले की है। दर हकीकत ये आवाज गुज़िश्ता साल नासा के इनसाइट मिशन के दौरान रिकॉर्ड की गई थी, जो कि किसी भी किस्म के ज़लज़ले का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। ETH ज्यूरिख कंपनी के साइंसदानों का ख्याल है कि ज़लज़ले के इन वाक़यात की ऑडियो इस बात का तयन करने में मदद दे सकती है कि मुस्तक़बिल में इंसानों के मिशन के लिए सुर्ख सैयारे पर कहाँ अड्डे रखे जाएं। इस भूकंप के बारे में सबसे अच्छी बात यह थी कि यह इतना मजबूत था कि इसकी सतह से निकली तरंगें पूरे ग्रह के कई बार चक्कर लगाने में सक्षम है, वो भी कम से कम 3 बार। इन सबको ऑब्जर्व करने में सबसे अच्छी बात यह है कि अब आप ग्रह के साथ इन सतह तरंगों की गति को मापना शुरू कर सकते हैं और जिसके आधार पर हम वास्तव में मंगल की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस ऑडियो की मदद से किम और उनकी टीम जान सकती है कि मरीख किस जगह से गहरा या मोटा है। उनके हिसाब से यहाँ गहराई 26 से 35 मील के दरमियान है। इस आवाज की मदद से उनके लिए कुर्रे अर्ज के शुमाली और जुनूबी निस्फ कुर्रे के दरमियान पुरस्रार फर्क की वजाहत करना आसान हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा भूकंप कहाँ आ सकता है? इन एक्सपेरिमेंट्स की मदद से हम भूकंप का एक बेस सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तजर्बे का बुनियादी मकसद ये फैसला करना है कि मरीख पर कहाँ रहना है और ये भी कि मरीख पर तजर्बात के लिए कौन सी जगह बेहतर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, PTV न्यूज़। अब गैर मुल्की खबरें। अमेरिका में सरकारी अखराजात और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए 31.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के कर्ज की हद को बढ़ाने का बिल ऐवान से मंजूर हो गया है। इस बिल को ऐवान ने 314 वोटों से मंजूरी दी। ऐवान में सदर जो बाइडेन और ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर केविन मैकार्थी के दरमियान कर्ज की हद के मुआहदे पर वोटिंग हुई। ऐवान नुमाइंदगान में कायदीन को वोटिंग से कबल बिल पर बहस के लिए 1 घंटे का वक्त दिया गया था। ऐवान के फ्लोर पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने अपने ख्यालात पेश किए। अमरीकी सदर जो बाइडेन और ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर केविन मैकार्थी ने 1 जनवरी 2025 तक डेट सेलिंग सरहद को हटाने का फैसला किया है। इस बिल के मंजूर होने के बाद अमरीकी हुकूमत मुकर्ररा हद से ज्यादा कर्ज ले सकती है।
और अमेजॉन के मुलाजमीन का एक ग्रुप हालिया बरतरफियों, दफ्तर से आने वाले ऑर्डर्स और कंपनी के माहौलियाती असरात से परेशान है। इसके तहत अमेजॉन के मुलाजमीन ने ई कॉमर्स कंपनी की जानिब से मौसमियाती पॉलिसी में ढीली छुट्टियों और दफ्तर वापसी के अहकामात के खिलाफ एहतजाज एंड वॉकआउट किया। अमेजॉन के सेंट्रल हेडक्वार्टर के मरकज में 100 से ज्यादा लोग जमा हो गए। 1900 से ज्यादा कारकुनों ने आलमी सतह पर एहतजाज करने का अहद किया था। खबरें खेल के मैदान से। भारत के करण जॉर्ज ने अपनी शानदार दौड़ जारी रखते हुए थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के मर्दों के सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल में रिसाई हासिल कर ली है। दूसरे राउंड में करण ने आलमी नंबर 26 चीन के वांग होंगयांग को 11-21, 21-9 से शिकस्त देकर आखिरी 8 में दाखिला ले लिया। और इसी के साथ ही अब आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।